लद्दाख, ये नाम सुनते ही मन में शांति और खूबसूरत वादियों की तस्वीर बनती है ना? पर आज वही लद्दाख अशांति का केंद्र बना हुआ है। ऐसा क्यों? और एक जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट की हिरासत ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो चलिए एक संपादकीय विश्लेषण के जरिए इस पूरे मुद्दे की परतें खोलते हैं। द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में स्वागत है। ये जो एडिटोरियल है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में हमारी मदद करेगा, एक नया नजरिया देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले लद्दाख में अभी जो संकट चल रहा है वो क्या है, फिर लद्दाख की संवैधानिक मांगें क्या हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन क्या रही है। फिर बात करेंगे सरकारी एक्शन पर एडिटोरियल का क्या कहना है, और आखिर में इससे गवर्नेंस को लेकर क्या बड़े सबक मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को कह सकते हैं एक चिंगारी दे दी। ये घटना है जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत। अच्छा, सोनम वांगचुक हैं कौन? देखिए, वो एक बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और लद्दाख में एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे एडिटोरियल भी हाईलाइट करता है। वो ये कि सोनम वांगचुक ने 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के केंद्र के फैसले का समर्थन किया था, और आज देखिए उन्हीं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA जैसे कड़े कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया है। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? उनकी हिरासत तो हाल फिलहाल की बात है, लेकिन इस आंदोलन की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, और वो जड़ें हैं दो बड़ी संवैधानिक मांगों में। ये दो मांगें कौन सी हैं? पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेटहुड का दर्जा मिले। क्यों? ताकि उन्हें अपने फैसले लेने के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सके। और दूसरी, और शायद सबसे अहम मांग, वो है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करना। इसका मकसद है कि वहाँ की जमीन, पहचान और संस्कृति को एक खास संवैधानिक सुरक्षा मिल पाए। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, खासकर UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। ये 6th शेड्यूल, ये 6ठी अनुसूची आखिर है क्या, और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो 6ठी अनुसूची एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसे खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों की अनोखी संस्कृति, उनकी जमीन और पहचान को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं। इन काउंसिल्स को अपने लोकल मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन ये जो आज की स्थिति है ये रातों रात नहीं बनी है। ये समझने के लिए कि वादों और विरोधों का ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2019 से लेकर अब तक के घटनाओं पर एक नज़र डालनी होगी। तो देखिए, 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एडिटोरियल बताता है कि उस वक्त 6th शेड्यूल को लेकर एक वादा भी किया गया था। लेकिन चीजें तब बिगड़नी शुरू हुईं जब मई 2023 में केंद्र और प्रोटेस्ट कर रहे ग्रुप्स के बीच एक समझौता टूट गया, और उसके कुछ ही महीने बाद सितंबर 2023 आते आते ये जो विरोध प्रदर्शन थे ये हिंसक हो गए। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर कि सरकार ने जो एक्शन लिया उस पर एडिटोरियल का क्या कहना है, यानी सरकार की प्रतिक्रिया का क्रिटिकल एनालिसिस। अब जरा सरकार के एक्शन और उस पर एडिटोरियल की आलोचना को आमने सामने रखकर देखते हैं। जैसे NSA के तहत जो हिरासत हुई उसे एडिटोरियल नासमझी भरा कहता है, मतलब तथ्यों के बिल्कुल उलट। CBI और ED जैसी जांचों को राजनेता जैसी समझ की कमी की तरह देखा गया है। FCRA लाइसेंस रद्द करने के फैसले को काउंटर प्रोडक्टिव यानी उल्टा असर करने वाला बताया गया है, और देशद्रोह के आरोपों को तो निर्लज्ज और गैर मददगार कहा गया है। और एडिटोरियल एक बहुत ही दमदार बात कहता है। वो कहता है, श्री वांगचुक के हिरासत में रहते हुए अन्य मध्यस्थों के साथ किया गया कोई भी समझौता दुनिया या लद्दाख की नज़र में बहुत कम वैधता रखेगा। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, जब तक आंदोलन का मुख्य चेहरा ही हिरासत में है तब तक किसी भी बातचीत या समझौते पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। तो सरकार के इन एक्शंस के बाद एडिटोरियल इस मुद्दे को सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि वो इसे एक बड़े सवाल से जोड़ता है, गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी के सवाल से।
तो फिर इस गतिरोध का समाधान क्या हो सकता है? एडिटोरियल टकराव की जगह 3 स्टेप्स का एक रास्ता सुझाता है। पहला, जो बल प्रयोग वाले तरीके हैं उन्हें री-इवैल्यूएट करें, यानी उन पर फिर से सोचें। दूसरा, लद्दाख की जो चिंताएं हैं और जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उन पर रिकंसिडर करें, यानी ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाएं। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, इस पूरी सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय एक नए नज़रिए, एक रीफ्रेम के साथ देखें। इसे नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने का एक मौका मानें। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि जो हमारे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है, उसे कैसे साधा जाए। ये सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, बल्कि भारत के हर संवेदनशील सीमावर्ती इलाके के भविष्य से जुड़ा है। और इसी सवाल का जवाब खोजना आगे का रास्ता तय करेगा। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट के रिश्ते हैं, उन पर लिखे एक संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो खेल के मैदान से कहीं आगे जाती है। तो हमारा आज का दूसरा संपादकीय विषय इसी तर्क पर आधारित है कि पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत का जो रवैया है उसमें कोई तुक नहीं बनता। और देखिए, ये संपादकीय एक बहुत ही मजबूत बयान के साथ शुरू होता है जो इस पूरी बहस की नींव रखता है। और ये बयान हमें सीधा उस घटना पर ले जाता है जहां से ये पूरी बहस ने तूल पकड़ा, यानी एशिया कप 2025 का फाइनल। एक ऐसी जीत जिस पर विवादों का साया पड़ गया। तो हुआ क्या था मैदान पर असल में? अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो वो तो भारत की एक तरफा और शानदार जीत की ही कहानी बताते हैं। मतलब क्रिकेट के लिहाज से तो ये एक जबरदस्त प्रदर्शन था, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद जो विवाद हुआ ना, उसका असली कारण कुछ और ही था। संपादकीय का तर्क ये है कि मैदान पर जो ये व्यवहार दिखा वो एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक असंगत नीति का सिर्फ एक लक्षण है। और यहीं से एडिटोरियल अपनी सबसे बड़ी आलोचना पर आता है, पाकिस्तान के प्रति भारत की खेल नीति, जिसमें एक साफ साफ विरोधाभास नजर आता है। तो बात यह है कि एक तरफ तो द्विपक्षीय सीरीज खेलने से मना किया जाता है राजनीतिक तनाव का हवाला देकर, लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी और एसीसी जैसे सभी मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में खेला भी जाता है। और संपादकीय इस तर्क को, इस वजह को सिरे से खारिज करता है। तो सवाल ये उठता है, और यही संपादकीय भी पूछता है, कि इस विरोधाभास के पीछे की असली वजह क्या है। सीधी सी बात है, अगर राजनीति ही असली मुद्दा है तो फिर मल्टी टीम टूर्नामेंट में भी क्यों खेला जाए? संपादकीय के हिसाब से इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी के पीछे की वजह कुछ और ही है। एडिटोरियल एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरफ, मतलब पैसे से जुड़े एक कारण की ओर इशारा करता है जो शायद इस पूरी रणनीति के पीछे है। असल में इस एडिटोरियल के हिसाब से इन स्ट्रैटेजिक मैचों को तय करने वाला जो सबसे बड़ा कारण है वो एक ही है। जी हाँ, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज, मतलब सारा खेल पैसे का है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि ये जो आज का रेवेन्यू ड्रिवन अप्रोच है, ये पहले के समय से बिल्कुल अलग है। और ये जो पैसे कमाने वाला नजरिया है ना, ये दिखाता है कि इस राइवलरी का, इस प्रतिद्वंद्विता का कैरेक्टर कैसे बदल गया है। एडिटोरियल पुराने दिनों और आज के माहौल में एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। सोचिए, मैदान पर इतनी जबरदस्त दुश्मनी, लेकिन मैदान के बाहर का माहौल एकदम अलग था, दोस्ती थी। और अब इसकी तुलना अगर आज के माहौल से करें तो तस्वीर बिल्कुल ही उल्टी नजर आती है। तो ये जो बदला हुआ माहौल है, इसे देखते हुए संपादकीय एक बहुत ही गंभीर नतीजे पर पहुंचता है कि आज के दौर में खेल असल में क्या भूमिका निभा रहा है। एडिटोरियल का तर्क है कि खेल जो एक डिप्लोमेसी का टूल हुआ करता था, रिश्ते जोड़ने का काम करता था, अब उसका असर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और आखिर में ये संपादकीय हमें आज के खेल की हकीकत पर एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। तो सवाल यही है कि जब राइवलरी खुद एक प्रोडक्ट बन जाए, एक बिकाऊ चीज बन जाए, तो क्या स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल भावना इसकी कीमत चुकाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य को तय करेगा। हमारा अगला संपादकीय विषय है संयुक्त राष्ट्र में एक अजीब से विरोधाभास का विश्लेषण, पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में अहम भूमिकाएं मिलना। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे।
हम इस विरोधाभास की जड़ से शुरू करेंगे, देखेंगे कि रिकॉर्ड पर क्या सबूत हैं, फिर संयुक्त राष्ट्र के इस कदम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मूल सवाल की, उस विरोधाभास की जिसे रिटायर्ड नेवल कमांडर गौरी मिश्रा ने अपने लेख में उठाया है। मतलब ये संपादकीय संयुक्त राष्ट्र की पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ही एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या एक ऐसा देश जिसका नाम आतंकवाद से जुड़ने के कई दस्तावेजी सबूत हों, उसी को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई का लीडर बनाया जा सकता है? अब इस सवाल में कितना वजन है, इसे समझने के लिए लेखिका कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और सबूतों का जिक्र करती हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं। लेखिका का कहना है कि ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पूरा पैटर्न नजर आता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की तरफ इशारा करता है। इसकी शुरुआत होती है 2008 के मुंबई हमलों से, फिर 2019 का पुलवामा हमला और हाल ही में 2025 का पहलगाम हमला, जिसने भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े हमलों तक ही सीमित नहीं है। लेख में कुछ और भी परेशान करने वाली बातें बताई गई हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की एक मिलिट्री एकेडमी के पास मिलना, या फिर हाफिज सईद, जिसे यूएन ने खुद आतंकवादी घोषित किया है, उसका पाकिस्तान में खुलेआम घूमना। इतना ही नहीं, लेख में यह भी कहा गया है कि एलईटी और जेएम जैसे आतंकी गुटों को ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता रहा है, और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। तो ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। अब इतनी सारी बातों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने हर किसी को चौंका दिया। और ये फैसले सिर्फ नई जिम्मेदारियां देने तक ही सीमित नहीं थे, इसमें एक बड़ी फंडिंग भी शामिल थी। लेखिका खासतौर पे 2025 के बीच की कुछ घटनाओं पर हमारा ध्यान खींचती हैं। जून 2025 में पाकिस्तान को यूएन की तालिबान सैंक्शंस कमेटी में एक लीडरशिप रोल दिया गया और काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर भी बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, जुलाई में तो उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भी मिल गई। इन नियुक्तियों के ठीक साथ साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी मंजूर किया गया, जिसने और भी सवाल खड़े कर दिए। और वो रकम थी $1 बिलियन। ये $1 बिलियन का लोन था जिसे आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए मई 2025 में मंजूर किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहलगाम हमले के बस कुछ ही हफ्तों बाद हुआ। लेखिका के अनुसार इस लोन की टाइमिंग ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की अपनी प्रतिबद्धता पर ही एक नैतिक सवाल खड़ा कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इतने सारे सबूतों के बावजूद ये फैसले क्यों लिए गए? लेखिका के विश्लेषण के मुताबिक क्या ये मामला जियोपॉलिटिक्स का है, जिससे देश की सुरक्षा से ऊपर रखा गया? तो संयुक्त राष्ट्र ने ये, जिसे लेखिका खतरनाक जुआ कहती हैं, क्यों खेला? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, कि भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल हितों को नैतिक और सुरक्षा की जरूरतों से ऊपर रखा गया। मतलब कुछ ताकतवर देश अपने रणनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। दूसरी वजह, यूएन की अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में शायद कोई ऐसी सख्त जांच ही नहीं होती जिससे ये पता चले कि किसी देश का काउंटर टेररिज्म रिकॉर्ड कैसा है। और जब ये सब चीजें मिलती हैं तो एक बहुत ही खतरनाक मैसेज जाता है। मैसेज ये कि अगर डिप्लोमेसी में बात बन रही हो तो स्टेट स्पॉन्सर टेरर को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद लेख में भारत के लिए आगे का रास्ता सुझाया गया है। तो सवाल यह है कि भारत को इन चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए? लेखिका का मानना है कि ये नियुक्तियां भारत के लिए एक सीधी कूटनीतिक चुनौतियां हैं। पाकिस्तान अपने इस बढ़े हुए प्रभाव का इस्तेमाल आतंकवाद पर दुनिया की सोच को बदलने के लिए कर सकता है। हो सकता है वो बलूचिस्तान जैसे मुद्दों को लेकर इल्जाम भारत पर ही डाल दे। इसके अलावा यूएन में पाकिस्तान का प्रभाव पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। और तालिबान सैंक्शंस कमेटी में उसकी भूमिका तालिबान के साथ भारत के बढ़ते डिप्लोमेटिक रिश्तों में भी एक अड़चन बन सकती है। तो इसके जवाब में लेखिका भारत के लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी की सलाह देती हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर यूएनएससी में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रभाव को काउंटर बैलेंस करना होगा। यूएन के हर मंच पर पाकिस्तान के टेरर रिकॉर्ड को लगातार दुनिया के सामने रखना होगा। एक बहुत दिलचस्प सुझाव यह भी है कि तालिबान के साथ मानवीय और डिप्लोमेटिक रिश्ते और मजबूत किए जाएं ताकि पाकिस्तान के असर को कम किया जा सके। और इन सब के साथ साथ अपने नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना तो हमेशा की तरह सबसे जरूरी है ही। और ये सब कुछ इस एक लाइन में बहुत अच्छे से सिमट जाता है जो इस संपादकीय का सार है। असली खतरा
पाकिस्तान के हाई टेबल पर होने का नहीं है। असली खतरा ये है कि दुनिया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेखिका इसी एक तीखे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करती हैं और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि संयुक्त राष्ट्र के इन फैसलों के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में ग्लोबल सिक्योरिटी का भविष्य तय करेगा। आज हम विकास और साझेदारी की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो पारंपरिक मदद या दान से कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप की कहानी है जो विकासशील देशों को एक दूसरे के करीब ला रही है और इसकी नींव है एकजुटता और साझा अनुभव। हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग, जिसे शॉर्ट में SSTC भी कहते हैं। तो आइए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे ये एक टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार कर रहा है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम SSTC की परिभाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आज के दौर में ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। इसके बाद भारत की भूमिका पर बात करेंगे, एक असल केस स्टडी देखेंगे और अंत में इसके भविष्य पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, यानी SSTC को परिभाषित करते हैं। आखिर इस सहयोग का मतलब क्या है, इसकी नींव क्या है? तो SSTC है क्या? देखिए, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग का एक ढांचा है। पर इसकी असली खासियत ये है कि ये मदद या दान पर नहीं, बल्कि एकजुटता, आपसी सम्मान और एक दूसरे से सीखने पर आधारित है। मतलब यहाँ देश पार्टनर की तरह साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। वैसे ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें 1978 के ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन यानी बापा में मिलती हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इतने दशक बाद भी बापा के वही सिद्धांत आज भी इस सहयोग की सबसे मजबूत नींव हैं। और इसी की याद में हर साल 12 सितंबर को UN दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस भी मनाता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर। सवाल ये है कि आज के दौर में SSTC अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ गई है? देखिए, आज दुनिया के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है और असमानता लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ मानवीय और विकास कार्यों के लिए जो फंडिंग आती थी वो भी कम हो रही है। तो जाहिर है जो पारंपरिक सहायता के मॉडल थे वो अब दबाव में हैं। और ठीक यहीं पर SSTC एक बेहतर विकल्प की तरह सामने आता है। क्यों? क्योंकि ये किफ़ायती है, इसके मॉडल को दूसरे देश आसानी से अपना सकते हैं और ये स्थानीय ज़रूरतों को बेहतर समझता है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि इसमें शामिल देश लगभग एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तो उनके समाधान भी ज़्यादा ज़मीनी और असरदार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे खंड की, यानी भारत की भूमिका और उसके दर्शन की। इस नए सहयोग के मॉडल में भारत एक लीडर की तरह कैसे सामने आया है? भारत का जो पूरा दृष्टिकोण है वो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन पर टिका है, जिसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। और यही सोच भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिशा देती है, जो सिर्फ लेन देन पर नहीं बल्कि सच्ची साझेदारी पर केंद्रित है। और ये सिर्फ एक दर्शन तक ही सीमित नहीं है, भारत ने असल में काम करके दिखाया है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए समिट्स की मेज़बानी की, G20 में अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाने की कोशिशों का नेतृत्व किया, यहाँ तक कि एक विकास साझेदारी प्रशासन भी बनाया गया है। ये सब दिखाता है कि भारत अपने कम लागत वाले सफल इनोवेशन को दुनिया के साथ बांटने के लिए कितना गंभीर है। ठीक है, ये सब तो हुई सिद्धांत की बातें, लेकिन असल में जमीन पर ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है भारत और संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के बीच की साझेदारी। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि कैसे सही सहयोग से जमीनी स्तर पर सच में बदलाव लाया जा सकता है। इस साझेदारी से खाद्य सुरक्षा के कुछ ऐसे कमाल के मॉडल निकले हैं जिन्हें अब दूसरे देश भी अपना सकते हैं, जैसे कि ग्रेन ATM या अन्न पूर्ति जो 24 घंटे अनाज देता है, या फिर महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे टेक होम राशन कार्यक्रम। सप्लाई चेन को बेहतर बनाने से लेकर चावल फोर्टिफिकेशन तक भारत के ये सफल प्रयोग अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। और इस तरह के सहयोग का असर कितना व्यापक है ये जरा आंकड़ों से समझिए।
भारत यूएन फंड ने 56 देशों में 75 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में मदद की है। वहीं यूएन के कुल दक्षिण फंड से 155 देशों के लोगों को फायदा पहुंचा है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इसकी पहुंच कितनी तेजी से बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सहयोग एक तरफा नहीं है। सिर्फ 2024 में WFP ने खुद ग्लोबल साउथ के देशों और प्राइवेट सेक्टर से SSTC प्रोजेक्ट्स के लिए $10.9 मिलियन से ज्यादा की रकम जुटाई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बताता है कि विकासशील देश अब सिर्फ मदद लेने वाले नहीं बल्कि समाधान का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। तो अब आगे क्या? इस सब का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अपने आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आगे का रास्ता। भविष्य की दिशा की एक झलक तो हमें 2025 के लिए जो यूएन दिवस की थीम है उसी में मिल जाती है। थीम है SST के माध्यम से नए अवसर और नवाचार। इसका सीधा मतलब है कि अब फोकस सिर्फ पुराने समाधानों को बांटने पर नहीं बल्कि मिलकर नए रास्ते खोजने और नई चीजें बनाने पर होगा। लेकिन इस रास्ते पर असल तरक्की के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा। इसमें मजबूत संस्थान, पर्याप्त फाइनेंसिंग और कुछ नया करने का साहस तो चाहिए ही। साथ ही ज्ञान बांटने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म, फाइनेंस तक आसान पहुंच और जवाबदेही के मजबूत सिस्टम भी बनाने होंगे। तो अंत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि SSTC सिर्फ एक डिप्लोमैटिक शब्द नहीं है। ये बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये अरबों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण और एक बेहतर टिकाऊ भविष्य की ओर जाने वाला रास्ता है। सवाल बस ये है कि क्या ये मॉडल वैश्विक विकास की पारंपरिक परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है? Thank you for watching this video. If you like it, then please share and subscribe. Thank you.